हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अविजन इंस्टीट्यूट। दिस इज़ पवन वर्मा और हम लोग कर रहे हैं आरआरबी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी। राइट, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो आपने देखा होगा कि जिसमें हमने एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको और आप उस टास्क को कर रहे होंगे। ये नंबर शायद अभी बहुत कम है, बट धीरे धीरे ये नंबर बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स। राइट, अगर मैं भी कंटिन्यू रहूँगा तो आप भी सब देखेंगे सीरियसली कि कुछ हो सकता है। तो चलिए, आज का सेशन भी मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 10 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने दिए रखा था कि ये आपके 10 क्वेश्चन का होमवर्क है। आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो साथ में हमारे साथ आप कर सकते हैं। और जो 10 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो अलग अलग चैप्टर से है। राइट, जो चैप्टर शायद आपने पढ़ रखा है, जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है तो उन्होंने सारे चैप्टर को पढ़ रखा होगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत या सिलेबस बाकी है तो एक आध चैप्टर क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। और आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आपने किया होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, कुछ सवाल सॉल्व हुए होंगे आपसे, कुछ सवाल रह गए होंगे। राइट, आपको ये पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आप देख रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी मैथ्स के या रीजनिंग के देख रहे हो इस चैनल पे, तो उसकी पीडीएफ की फ़ाइल हमने आपको ऑलरेडी बताया रखा है कि उसकी पीडीएफ की फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। राइट, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड रेस्ट यू हैव टू गिव योर टाइम एंड इम्प्लीमेंट योरसेल्फ, डेवलप योरसेल्फ। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, किस चैप्टर से बिलोंग करता है, क्या बिलोंग करता है, ये आप देख सकते हैं। आप इसको और थोड़ा सा छोटा कर ले क्या? ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है कि a right angle triangle whose perpendicular sides measures 1.8 and 2.4 centimeter is inscribed in a circle. Okay, तो कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, लाइक जैसे कि एक सर्कल ले लेता हूं मैं। सर्कल का कलर चेंज करना है मुझे, वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर। ओके फाइन, एक सर्कल में एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं इसको भी ऐसे ड्रॉ करता हूँ, लाइक एक ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। इसका भी कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना लिया है, जिस तरह से क्वेश्चन ने कहा मुझे। आप रफली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ने मुझे जिस तरह से कहा था। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल हुज परपेंडिकुलर साइड्स मेजर 1.8 एंड 2.4। तो इस साइड को, परपेंडिकुलर साइड ये है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको मैं ले लेता हूँ 1.8, दिस साइड्स मेजर 1.8 एंड दिस साइड मेजर्स 2.4 इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर है, राइट। ओके, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। What is the circumference of the circle in centimeter? Okay. इस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सर्कल के अंदर है, राइट। और फिर कह रहा है कि 2 परपेंडिकुलर साइड्स की वैल्यू गिवन है। तो इसका ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस के बारे में बात करें तो ये जो होगी, ये हाइपोटेन्यूस डायमीटर के बराबर होगी। सर्कल की डायमीटर जो होगी, right, and that will be the hypotenuse of this triangle, hypotenuse of this triangle। तो अब बताओ, जैसे कि मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस, बहुत ही इजी टास्क है। तो ये जो है, ये मिडिल पॉइंट, सपोज दैट दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द सर्कल, फाइन।
तो ये वैल्यू अगर पता चल जाए तो मेरे को रेडियस की वैल्यू पता चल सकती है। रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। 2 पाई आर है मतलब रेडियस इंटू 2 इंटू पाई, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पाई इंटू डायमीटर, रेडियस को डबल कर दिया तो पाई इंटू डायमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू यानी कि एच की वैल्यू निकालते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो दिस इज लाइक डी, तो मुझे डी स्क्वायर निकालनी है। तो दिस इज विल बी लाइक 1.8 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, दिस इज 3.24, 18 का स्क्वायर और 24 का 5.76, तो 5 प्लस 3 इज 8 एंड 9.00, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.00। तो डी की वैल्यू कितनी? डी की वैल्यू हो गई √9, तो दिस गिव्स मी 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ गई 3, यानी कि डी की वैल्यू 3 आ गई। तो मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो 3 इंटू पाई, 3 पाई हमारी ऑप्शन में वैल्यू दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये एक कह लो कि मेंसुरेशन से बिलोंग करता है और अच्छा सा सवाल है जो आपको पूछा जा सकता है। और मुझे पता है कि मेंसुरेशन आपको पसंद, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं पड़ती है, बैंकिंग के जो तैयारी करते हैं, मुझे ये बात समझ आती है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं। एक ही सवाल तो पूछा जाएगा, चलो छोड़ देते हैं इस चैप्टर, लेकिन बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये मेंसुरेशन। आप अगर करते हैं, ये पूरे के पूरे फार्मूले के ऊपर बेस्ड होता है। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इस चैप्टर को डेफिनेटली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जितने भी सवाल आए उसको आप डील कर पाएंगे अगर फार्मूला आपको याद रहेगा। बस टर्म समझने की दिक्कत होती है कि कौन सा टर्म क्या कहता है। इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर है, एक सर्कल के, हाँ। तो इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया और फिर हमने सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को निकाल दिया, दैट इज 3 पाई। फाइंड द सर्कमफ्रेंस इन सेंटीमीटर, दैट इज 3 पाई। ठीक है, डायमीटर की वैल्यू 3 आ गई थी। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को भी डील कर लेंगे हम लोग। कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है, बस सारे चीज़ें आप आराम से कर पाओगे। देखो क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और मुझे सॉल्व करने में भी आसानी हो जाए। कहता है कि देर आर 52 बेगर्स आउटसाइड द टेम्पल। एक टेम्पल के बाहर 52 भिखारी हैं। 312 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। 312 एप्पल उसके बांटे जा रहे हैं। 312 एप्पल हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अमंग देम सो दैट ईच मैन गेट्स 9 एप्पल्स and each woman gets 5 apple. तो find the number of men and women outside the temple. Men and women outside the temple. तो टोटल मैन वोमन कितने हैं? तो 52। देखो इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, एलिगेशन मिक्सचर के तरीके से भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका है कि 52 बेगर्स है, मतलब एम और वोमेन। एम मैन को मैं एम लिखता हूँ, वोमेन को डब्ल्यू लिखता हूँ, तो दोनों मिलाकर कितने हैं? टोटल 52 है। टोटल कितने हैं? 52। इसको थोड़ा सा स्पेसियस बना के लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन में हम आराम से कर पाए। एम प्लस डब्ल्यू इज 52। फिर कहता है कि एक मैन को 9 एप्पल और एक वोमेन को 5 एप्पल, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ मैं। दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं, एक मैन को 9 एप्पल प्लस एक वोमेन को 5 एप्पल। टोटल इस तरीके से देखा जाए तो टोटल एप्पल कितना बांट दिया हमने? 312। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन मिल गया मुझे, है ना। अब इसको अगर चाहो तो आप इक्वेट कर सकते हो। लाइक मैं एक काम करता हूँ,
फाइन, एक काम करते हो, मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ दोनों को और m और w पता कर लूँगा और सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलो 9m दिख रहा ना, तो इसको भी 9m बनाएंगे, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9m 9w 52 इंटू 9, तो ये क्या होगा, माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये भी माइनस होगा तो 9w में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4w बच जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा तो 52 9 टाइम्स, 52 9 टाइम्स इज 450 एंड 18 468, 468 में 312 जाएगा तो 300 गया तो 168, 168 में 12 जाएगा तो 156। तो w की वैल्यू आ जाएगी 4 से काट दो तो हो जाएगी 3 टाइम्स 36 इज 9 टाइम्स। तो वुमेन की वैल्यू मिल गई, वुमेन की वैल्यू मिल गई 39। ओके 39, तो मैन कितना हो जाएगा, तो मैन हो जाएगा 52 में 39 कम कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी एक्सचेंज करके, चलो एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। एक तरीका और बताता हूँ मैं सॉल्व करने का। इस तरीके से हमने क्या किया, दो इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि टोटल कितने एप्पल बांट रहे थे आप, 352 एप्पल बांट रहे थे, और 352 एप्पल जब बांट रहे थे तो कितने लोगों में बांट रहे थे, तो मैं कहता हूँ 352 एप्पल, सॉरी 352 नहीं 312 एप्पल हम बांट रहे थे 52 बेगर्स में। तो एवरेज कितना आएगा पर हेड, एवरेज कितना आएगा, तो 52 को 6 टाइम्स अगर कर दे तो होता है 312, तो एवरेज आया। तो मैन की अगर बात करी जाए, वुमेन की बात करी जाए, तो मैन को हम दे रहे थे 9, वुमेन को दे रहे थे 5, एलिगेशन मिक्सचर लगा दिया मैंने अब, ठीक है। एवरेज आ गया 6, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1, 6 माइनस 5 इज 1, 9 माइनस 6 इज 3, तो 1:3 आया। तो ये वैल्यू सही आया, मतलब हमारा जो आंसर आया ना वो सही आया। टोटल 52 था, टोटल कितने थे, 52 लोग थे, तो 52 लोग में मेल कितने हैं 1, फीमेल कितने हैं 3, वुमेन, राइट, वुमेन, हाँ 1:3। तो दैट इज नंबर ऑफ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल बता दीजिए। तो टोटल हो गया 4 से डिवाइड किया 52 को तो आया 13, 4 से डिवाइड किया इसको तो आया वैल्यू 13, और 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा, तो ये शॉर्ट तरीका हो गया। एक तरीका जो बताया मैंने वो इक्वेशन के तरीके से बताया, आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, राइट। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि मेरे को आपको समझा पाया होऊंगा मैं, नहीं तो फिर आप उसको आप पीछे जाके देख सकते हो। अगर कोई बात है, कोई डाउट रह जा रही है, कुछ कन्फ्यूज़न रह जा रहा है, या कुछ समझाने के तरीके में आपको लगता है कि चीज़ें और अच्छी हो सकती है, तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए। सिर्फ देखते हैं आप वीडियो को, लाइक भी नहीं करते आप वीडियो को, लाइक भी किया कीजिए कम से कम। लाइक कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसमें आपको, हाँ हमें पता चलेगा बस कि हाँ भाई मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट देख रहे हैं भाई, एटलीस्ट ये पता तो चलेगा। हाँ तो लाइक कर दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखिए क्या कहता है। प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है, प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी बड़ा अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है जो आपको डेफिनेटली 1-2 मार्क्स का, अगर 1 नंबर का अगर आ गया तो 1 नंबर दे के ही जाएगा, राइट। तो चलो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को करते हैं डील। तो कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 21 बॉल नंबर्ड 1 to 21। एक बॉक्स में 21 अलग अलग बॉल है, उसमें नंबर लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल 21 तक ये नंबर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉन देन अनदर बॉल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। उस बॉक्स में से एक बॉल हमने निकाला, उसके बाद उस बॉल को बाहर ही रख दिया, फिर दूसरी बॉल हमने निकाला, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एंड अनदर बॉल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना इसको वापस अंडर डाले हुए दूसरी बॉल भी निकाल रहे हैं हम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर इवन नंबर्ड।
इवन नंबर होना चाहिए। इस पे हो सकता है 2 लिखा होना चाहिए, तो इस पे हो सकता है कि 4 लिखा होना चाहिए। तो ऐसे इवन नंबर वाले बॉल चाहिए। यहाँ पे बॉल कितने सारे हैं, तो 21 बॉल हैं टोटल। तो 21 बॉल में अलग अलग नंबर लिखे गए हैं 1 से लेके 21 तक। 1 से लेके 21 तक सारे नंबर लिखे गए हैं और उसमें से 2 बॉल निकालेंगे। मतलब पहली बार एक बॉल निकालेंगे, फिर उसको बाहर ही रख देंगे, फिर दूसरी बार दूसरी बॉल निकालेंगे। तो दोनों के दोनों बॉल इवन होने चाहिए। तो भाई प्रोबेबिलिटी की अगर बात करी जाती है तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूले आपको क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट, नंबर ऑफ डिजायर इवेंट बाई टोटल इवेंट, इस तरीके से है। तो नंबर ऑफ डिजायर इवेंट क्या है, तो डिजायर इवेंट मैं कहता हूं कि सर इवन नंबर चाहिए मुझे, दोनों के दोनों बोथ द बॉल्स आर ऑफ इवन नंबर्स। ये तो कह रहा है ना, तो डिजायर मेरा क्या है कि इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर 1 से लेके 21 तक में कितने सारे होंगे, तो सर इवन नंबर स्टार्ट हो गया 2 से और खत्म होगा 20 पे, तो 10 इवन नंबर होंगे। 5 हो गए 2, 4, 6, 8, 10 और फिर 5 हो जाएंगे 12, ऐसे करके 20 तक। तो टोटल इवेंट नंबर कितने होंगे, 10। तो डिजायर इवेंट मेरा हो गया पहली बार जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया तो मेरे पास डिजायर इवेंट हो गया 10, टोटल इवेंट हो गया 21 बॉल थे। उसके बाद जब दूसरी बार निकालूंगा मैं, सेकेंड टाइम जब हम निकालेंगे, तो पहला बॉल तो निकाल चुका हूं मैं, पहला बॉल तो बाहर रख चुका हूं मैं, उसको अंदर डालना नहीं है। तो दूसरी बार में टोटल बॉल कितने होंगे हमारे पास, तो 20 बॉल होंगे। तो दूसरी बार में 20 टोटल बॉल होंगे और एक इवन बॉल निकल चुका है, तो इवन नंबर ऑफ बॉल बचेंगे 9। 10 थे, 10 में से एक बाहर आ गया है तो 9 रह गए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो दैट इज 0 0 0 कैंसिल, 9 3 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम्स, 3/14। 3/14 इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाता है। 3/14 is the probability of getting both the balls are of different color and different color बोल रहा हूँ, both the balls are of even number and this drawn is made one out of another without replacement. So this is your answer 3/14. I guess you got it right. Next, coming to the next question. Question number 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन से चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, आप देखेंगे तो कहेंगे कि सर कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट से बिलोंग कर रहा है। तो कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट को भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट कहता है अ सम ऑफ रुपीज 13,360 was borrowed at 35/4% per annum compound interest and paid back in 2 equal annual installment वाला सवाल है। अब बहुत सारे लोग को इसमें डाउट होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एक एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी, एक एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं कहता हूँ कि रेट को देखिए, रेट को देख रहा हूँ तो 35/4% दिख रहा है ना। और 35/4% कहने का मतलब हो गया 35/400 और इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 7 टाइम्स और 80 टाइम्स। इसको अगर 5 के टेबल से काट देंगे तो 7 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, 80 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और अमाउंट की बात अगर आती है तो प्रिंसिपल मेरा 80 है फर्स्ट ईयर का, तो अमाउंट हो जाएगा 80 + 7 87। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर की बात जब आएगी तो सेकेंड ईयर में हम कहेंगे कि 80 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 80 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 6400। और फिर 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 87 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 100 - 13, तो 13 माइनस करेंगे 7569, यानी कि 87 का स्क्वायर निकाला हमने। 13 कम है, 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 74 हो गया और
13 का स्क्वायर हो गया तो 7569। ओके, तो ये हो गया। तो अब हमें बताओ कि भाई एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल। अब ये इंस्टॉलमेंट एक है, एक ये है, तो इसको भी इक्वल बनाने के लिए क्या करूँ, 87 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको भी 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 87 टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी करेंगे, तो ये भी बन जाएगा 7569 और ये बन जाएगा 8 इंटू 87 दैट इज 6400 एंड 6456। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई जीरो आएगा ना, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 8 7 जा 56 कैरी 5 64 5 इज 69। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 13,000। देखो 6960 प्लस 6400 तो हो गया 60 और 4 3 एंड 13, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है। तो मेरा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 7569। 7569 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। मतलब 7569 यहाँ भी देगा, 7569 यहाँ भी देगा। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही, आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट नाम सुनते ही बहुत लोग पागल हो जाते हैं, सर बहुत लेंदी होगा, कैलकुलेटिव होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये 2 साल का इंस्टॉलमेंट इक्वल करना है। तो मुझे पता है कि हर साल जो फार्मूला आपने यूज़ किया होगा, देखो बेसिक डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिक के लिए आप क्लास में आइए, क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, जितना टाइम होता है उतना पावर पे जाता है, राइट। तो यहाँ 2 साल की बात हो रही थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पावर पे स्क्वायर किया, 80 का स्क्वायर किया, फिर 87 का स्क्वायर किया। यही बस प्रोसेस है। और इससे हमने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी 7569 निकाल दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन देन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो कह रहा हार्दिक एंड पांड्या सोल्ड देयर बैट एट ₹5457 ईच। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब 5457 में दोनों ने बेचा, हार्दिक ने भी बेचा और पांड्या ने भी बेचा। बट हार्दिक इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15%, उसे 15% का लॉस हुआ है, वाइल पांड्या गेन्ड 2%। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैट ऑफ हार्दिक टू दैट ऑफ पांड्या। कॉस्ट प्राइस की रेशियो पूछ रहा है, सिंपल सा सवाल है ये, कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस है ना, देखो हार्दिक का यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, हार्दिक का यहाँ लिखता हूँ और पांड्या का यहाँ लिखता हूँ। तो हार्दिक एंड पांड्या का लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसने सेलिंग प्राइस की बात अगर की जाए तो इसका है 5457 और इसने लॉस किया है कितना, 15% का। इसने प्रॉफिट किया है 2% का और सेलिंग प्राइस है 5457। तो हमें ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस की अगर बात करी जाए तो कॉस्ट प्राइस तो बाय डिफॉल्ट 100% होता है, 15% का लॉस हुआ है, मतलब इसके अकॉर्डिंग दिस इज 85%। सिंपल सा पॉइंट है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे भी क्या होगा, तो ये भी 100% होता है, 2% का प्रॉफिट किया है, इसका मतलब दिस इज 102%। तो दोनों में क्या करो, 100% पता कर दो, दोनों में 100% पता करो और रेशियो निकाल दो। तो 100% पता करने के लिए मैं लिखता हूँ 5457 इंटू 100 बाई दिस इज 85, तो 85 लिख देता हूँ, 100% निकल जाएगा। इसी का रेशियो किसके साथ निकालना है, तो इसका निकालना है 5457 इंटू 100 बाई 102। कैंसिल करो, 5457 5457 100 100 कट गया। 85 का टेबल में 5 टाइम्स, 17 का टेबल में 5 टाइम्स, 7 का टेबल में 6 टाइम्स, 6 इधर आएगा 5 इधर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6:5। दिस इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द बैट ऑफ हार्दिक
एंड पांड्या 6:5 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल आपको अगर आरबी में दिख गया है तो तुरंत करना है, बस क्वेश्चन को समझने भर की देरी है। क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे हम ऐसे ऐसे सवालों को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी 6, 8 नहीं। कह रहा है कि मार्क स्कोर्ड बाय राम इन 3 सब्जेक्ट आर इन द रेशियो 3:5:6। राम ने एग्जाम दिया है और उसका स्कोर बता रहा है 3 सब्जेक्ट में, बता रहा है 3:5:6। राम स्कोर्ड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 70% इन द एग्जाम। 70% एग्रीगेट मार्क्स उसने स्कोर किया है। इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर सेम, अगर हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स सेम है, देन इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड राम स्कोर मोर देन 75%। तो कितने सारे सब्जेक्ट में 75% से ज़्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, तो मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट को मैं मान लूँ क्या 100, मैक्सिमम मार्क्स को मैं मान लेता हूँ 100, ठीक है, ठीक है। ईच सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स इज 100, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो गया। अब देखा जाए तो 70% स्कोर किया है, मतलब 3 सब्जेक्ट लेट से A प्लस B प्लस C सबको मिला के 70% स्कोर किया है। तो टोटल 3 सब्जेक्ट है ना, तो टोटल मार्क्स कितना होगा 300, और 300 का 70% अगर निकाला जाए तो कितना आएगा 7 3 210, यानी कि तीनों सब्जेक्ट को मिला के 210 होता है। तो तीनों सब्जेक्ट का रेशियो दिया है 3:5:6। दिस इज 3x 5x एंड दिया है 3x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 210। तो कितना हो गया 3 5 8 और 6, यानी कि 14x इज इक्वल टू 210। x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 15। तो मुझे ये बताइए कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट में 75% से ज़्यादा स्कोर किया गया है ना। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट द राम स्कोर्ड मोर देन 75। तो मैं कह रहा हूँ 100 है ना, तो 100 का 75% तो 75 ही होता है। तो कितने सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 75 से ज़्यादा उसने स्कोर किया है। तो x की वैल्यू 15 है, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 15 है तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 45। तो ये नहीं हुआ। x की वैल्यू 15 है तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 × 15 इज 75। तो ये 75% स्कोर किया है। और 6x की वैल्यू हो जाएगी 6 × 15 इज 90। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड राम स्कोर मोर देन 75%। तो 75% से ज़्यादा तो एक ही सब्जेक्ट है, 75% से ज़्यादा तो एक ही सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या टिक करने वाले हैं फिर, ओनली 1 सब्जेक्ट स्कोर मोर देन 75% इज 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई गेस कि आपने ये किया होगा, आपको डाउट नहीं होनी चाहिए वैसे, तो आपका क्लियर होगा, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडी इज अ वर्किंग एंड सैंडी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। एंडी जो है वो वर्किंग पार्टनर है, सैंडी इज अ स्लीपिंग पार्टनर है। एंडी पुट्स ₹20,000, सैंडी पुट्स ₹30,000। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। Andy receives 15% of the profit for managing the business, and the rest is divided in proportion to their capital. If the total profit is 10,500, सिंपल सा सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। हाँ जी, रेशियो अगर देखा जाए तो 20 and 30 और एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, है ना, टोटल प्रॉफिट इज, एक साल के बाद ऐसा कुछ बात बोला ही नहीं है, बस एक सेम टाइम के बाद टोटल प्रॉफिट होता है 10,500। तो हम कह रहे हैं कि एंडी और सैंडी की बात करते हैं, तो रेशियो हो गया 2:3, है ना। इसमें से 4 0 काट दिया, इसमें से भी 4 0 काट दिया, 2:3 हो गया। बट एंडी वॉज अ वर्किंग पार्टनर, तो उसको 15% ऑफ द प्रॉफिट मिल जाता है पहले। तो हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ था
तो प्रॉफिट हुआ था 10,500। सिंपल सा सवाल था ये, कोई टफ था नहीं, है ना। हमें सैंडी का शेयर पूछ रहा है कि कितना मिलेगा, सैंडी को कितना पैसा मिलेगा ये पूछ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि 10,500 में क्या होता है कि पहले 15% तो उसको मिलता है, 15% तो उसको मिल जाएगा एंडी को। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस मैनेज कर रहा था। और इसमें से फिर क्या होगा, 85% जो बचेगी ना वो अब इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो टोटल कितना हो रहा है ये देखो, तो 2:3 मतलब कितना होता है, 2 and 3 is 2 and 3 is 5, 2 and 3 is 5। तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आता है 1 यूनिट का 17, 1 यूनिट की वैल्यू आई 17, 1 टाइम एंड 35 is 7 टाइम्स। तो 17 3 का कितना होगा, 51, 51% ऑफ प्रॉफिट इसको मिलेगा। सैंडी का पता करना है ना, सैंडी का, तो 51% निकाल दीजिए, 51 इंटू 105, 105 इंटू 51, 51% था, बाई में 100 आता तो 2 जीरो ऐसे ही कट गया। 51, 105 1 जा 105, कैरी इज 10, 105 5 जा 525, 535, 5355, 5355 इज ऑप्शन 1। यही पता करना था, बस कुछ नहीं करना था, बस यही करना था, है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिए। देखो एक लेबल को जब सीरियसली कह रहा हूँ, समझो इस चीज़ों को कि कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। आपको अगर सीरियसली डाउट है या आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि सर कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, तभी मुझे एक्नॉलेज होगा कि मुझे और भी थोड़ा बेसिक डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि एग्जाम में ऐसा सवाल अगर आ गया आपको तो आप उसको कर लो। मतलब 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में वो सवाल सॉल्व होना चाहिए, राइट। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किस बारे में है आप देखेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस से लग रहा है मुझे, ऑटो ड्राइवर वगैरह वगैरह दिख रहा है। तो कह रहा है कि a driver of a auto rickshaw sees a lorry 60 meter ahead of him. After 30 seconds, the lorry is 90 meter behind. मतलब एक ऑटो है, ठीक है, एक ऑटो है, ऑटो रिक्शा, और सामने एक लॉरी है। तो इसके बीच का डिस्टेंस बता रहा था 60 मीटर है, 60 मीटर है। तो क्या होता है, ऑटो भी इधर जा रहा है, लॉरी भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है। तो कहता है कि आफ्टर 30 सेकेंड द लॉरी इज 90 मीटर बिहाइंड हिम। 30 सेकेंड के बाद लॉरी जो ये था ना, वो लॉरी यहाँ आ गया, पीछे आ गया, कितना, तो 90 मीटर बिहाइंड, यहाँ से 90 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो गया। कितनी देर में हुआ, तो 30 सेकेंड में हुआ, 30 सेकेंड में ऐसा हुआ, है ना। ऑटो की स्पीड ज़्यादा थी लॉरी से, तभी जाके ये पीछे हुआ होगा। अब इस पे बेसिक बात करने जाएंगे तो पूरा डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो ये लॉरी को ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑटो रिक्शा की स्पीड दी गई है, इफ द स्पीड ऑफ द ऑटो रिक्शा इज 38 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी स्पीड दी गई है 38 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लॉरी, लॉरी की स्पीड बताइए। तो सेम डायरेक्शन की जब बात होती है, आपको याद होगा कि सेम डायरेक्शन की जब इस बात होती है तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होता है सब्सट्रैक्ट होता है, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 होता है, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको पता है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो पीछे वाली की स्पीड ज़्यादा होनी पड़ेगी, तभी जाके वो ओवरटेक कर पाएगा, है ना। दोनों जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी जाके वो उसको ओवरटेक कर पाएगा। तो ये ऑटो जो है ना वो ओवरटेक कर देता है। तो मैं कह रहा हूँ कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दे रहा है, ये भी ध्यान दो कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस। तो मैंने कहा 60 मीटर तो आगे था, 60 मीटर आगे था, 90 मीटर पीछे हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 + 90। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया 60 + 90 दैट इज 150 मीटर कवर किया। कितने देर में, तो 30 सेकेंड्स में। तो स्पीड मिलेगा मीटर पर आवर में, एक स्पीड मिल जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि दिस इज 5 टाइम्स, यानी कि 5 मीटर पर आवर।
ये जो स्पीड सब्सट्रैक्ट होके आया दैट इज 5 मीटर पर आवर। 5 मीटर पर आवर है, तो इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो किलोमीटर पर आवर विल बी 18 kmph। 18 kmph। तो 18 kmph मतलब ऑटो की स्पीड गिवन है 38, ऑटो की स्पीड गिवन है 38। इसमें से ट्रक यानी कि लॉरी की स्पीड माइनस करेंगे तो 18 आएगा, तो लॉरी की स्पीड कितनी आ गई, डायरेक्ट आप निकालेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर। दैट स्पीड ऑफ द ट्रक इज ऑप्शन सी, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड का यूज हुआ है सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्सट्रैक्ट होता है। तो मैंने डायग्राम वगैरह इस तरह से समझाया आपको। एग्जाम में तो ऐसा नहीं करता है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करना है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कितने लोगों ने ये बनाया था, कमेंट करके बताना मुझे कि सर ये बना था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर को देखोगे, सब डुएबल है भाई। आपने अगर पढ़ा है, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है तो सारी चीजें डुएबल है, कोई टफ है ही नहीं। राइट, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। राइस की जो प्राइस है वो बढ़ गई 20% से। लालू हैज डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली 8% मोर देन व्हाट ही इनिशियली डिड ऑन बाइंग राइस। व्हाट परसेंट डिक्रीज इन लालू राइस कंजप्शन। सिंपल सा सवाल है कि प्राइस 100 थी तो 20% बढ़ गई तो 120 हो गई, ठीक है। तो 100 थी तो 120 हो गई, सिंपल सी बात है। फिर कहता है कि ही स्पेंड्स एक्सपेंडिचर जो है उसकी, ही डिसाइडेड टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर 8%। जितना भी खर्च करता था उसमें 8% इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए कि पहले 100 रुपये का था तो 100 रुपये का वो खरीदता था, एक्सपेंडिचर कितनी थी 100 रुपये की, लेकिन 8% का एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज कर दिया तो अब कितने का खरीदेगा, 108 रुपये की। मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से समझो क्वेश्चन कहता है कि भाई 100 रुपये में 1 किलो था, लेकिन अब क्या हुआ, 20% बढ़ गया तो 120 रुपये में 1 किलो हो गया अब रेट, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि पहले मैं 1 किलो खरीदता था तो 100 रुपये खर्च करता था, लेकिन अब जब प्राइस बढ़ गई है 120 रुपये पर किलो हो गया है तो मैंने सिर्फ अपने खर्चे को 8% बढ़ा दिया है। लालू हैज डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली 8% मोर देन व्हाट ही इनिशियली डिड। पहले वो 100 रुपये खर्च करता था तो 8% बढ़ाएगा, मतलब आज कितना खरीदेगा, 108 रुपये का खरीदेगा। 1 किलो लेना था तो कितना का खरीदना पड़ता, 120 रुपये का खरीदना पड़ता, लेकिन वो 108 रुपये का खरीद रहा है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट कम होगा। तो मैं कहता हूँ 12 रुपये का सामान कम होगा। तो 12 रुपये का सामान जो कम होगा 120 रुपये पे, ओरिजिनल प्राइस तो ये है ना आज का, तो कितना परसेंट कम होगा, तो हम कहेंगे सर 10% कम हो जाएगा उसका कंजप्शन। आंसर इज ऑप्शन ए, 10% उसका। 12 रुपये का सामान कम हो गया तो दैट 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन 1 किलो का था, तो 1 किलो क्या मतलब 120 से कंपेयर करोगे तो 1/10 आ रहा है। 1/10 मतलब 10%, वैल्यू इज 10%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसको और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था कुछ सेंटेंस ऐड करके, बट कोई ना, आपको इतना ही दिया गया था। चलो इसको बताओ अब। एजेस के ऊपर बेस्ड कर रहा है ये भी। कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ किडाम्बी एंड श्रीकांत 14 years hence will be equal to 2 times the present age। ओके, ये सेंटेंस को देखो, सिंपल सा सेंटेंस कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत 14 years hence। तो हम किदाम्बी को के मान लेते हैं, श्रीकांत को एस मान लेते हैं। तो 14 years hence मतलब ये 14 ये बढ़ेगा और एस का भी 14 year बढ़ेगा। तो इसका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू
2 times their present age, that will be equal to 2 times their present age. k प्लस s का डबल है ये, तो k प्लस s तो यहाँ पे दिख रहा है ना, सॉल्व हो गया ये। इसमें अगर देखा जाए तो k प्लस s 14 प्लस 14 इज 28 दिख रहा है, एंड दिस इज लाइक 2k प्लस s। तो k प्लस s तो यहाँ भी है, तो k प्लस s यहाँ पे दिख रहा है, तो k प्लस s एंड k प्लस s, यानी कि k प्लस s को दुगना करूं तो 28 बढ़ जाएगा, यानी कि k प्लस s की वैल्यू आ गई 28। डायरेक्टली बोल सकते हैं आप। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं डायरेक्टली? यहाँ पे कह रहा है कि 14 ईयर हैंस, तो 14 यहाँ भी ऐड किया, 14 यहाँ भी ऐड किया, तो यानी कि टोटल में से 28 ऐड किया। जब टोटल में से 28 जब ऐड करेंगे तो टोटल का ही दुगना हो जा रहा है, टोटल का ही दुगना हो जा रहा है। मतलब k और s में जब 14 ऐड कर रहे हैं, k और s में जब 14 ऐड कर रहे हैं, मतलब 28 ऐड कर रहे हैं, तो k और s का ही डबल हो जा रहा है। तो k और s कितना है भाई? k से 28 है, सिंपल सी बात। k प्लस s हो गया, यानी कि किदाम्बी एंड श्रीकांत हो गया 28। तो कहते हैं कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ किदाम्बी इज 8 ईयर एल्डर टू श्रीकांत, किदाम्बी इज 8 ईयर एल्डर टू श्रीकांत, ये 8 साल बड़ा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये x है, चलो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि अगर ये x है और ये x माइनस 8 है, तो टोटल मिला के 28 होता है ना। तो माइनस 8 उधर जाएगा तो बन जाएगा 36, और ये हो गया 2x, और 2 से काट दिया तो x की वैल्यू आ गई 18 साल, यानी कि श्रीकांत हो गया 18 साल का और ये हो गया 10 साल का। तो मुझे पूछ रहा है व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, 18 एंड 10, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दिए कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। सारे के सारे क्वेश्चन हमने, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और भी ऐसे सेशन लेकर आऊँगा, डेली रहेगा ये जो सेशन है ना, ये थोड़ा सा जो टाइम दे रहे हैं आप, ये डेली रहेगा। अगर ये डेली चीज़ें रहेगी तो भी क्या होगा ना कि आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। कहता है ना कि इफ देर इज नो रिजल्ट कीप वर्किंग, इफ देर इज बैड रिजल्ट कीप वर्किंग, इफ देर इज गुड रिजल्ट, ग्रेट रिजल्ट कीप वर्किंग। कंसिस्टेंसी इज द की, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू फॉलो, राइट। तो दिस इज योर थर्ड डे एंड नेक्स्ट डे भी मिलेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू एंड सी यू ऑल, बाय, टेक केयर।